हम लोग कि रफ कम्यूटेशन को हम लोग स्मूथ कम्यूटेशन में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि स्पार्किंग को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पार्किंग का निवारण। इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे एलिमिनेशन ऑफ स्पार्किंग। एलिमिनेशन ऑफ स्पार्किंग। तो स्पार्किंग को कैसे हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा, दो तीन मेथड हैं स्पार्किंग को कम करने के लिए। तो पहला पॉइंट हम जो लिख रहे हैं वो है उच्च प्रतिरोध वाले ब्रशों के प्रयोग से। उच्च प्रतिरोध वाले ब्रशों का प्रयोग करके स्पार्किंग को कम कर सकते हैं। अब यह बात आपको समझानी पड़ेगी कि कैसे कम कर सकते हैं। इसको आप समझिए, फिर से कम्यूटेशन पे फिर से चलिए। जो कम्यूटेशन में आपको हम फिगर बनाए थे, समझाए थे, उसी फिगर को फिर से बना रहा हूं। एक कॉइल यहां लगी, एक कॉइल यहां, एक कॉइल यहाँ। इस कॉइल का एक सिरा यहाँ, इसका एक सिरा यहाँ, इस कॉइल का एक सिरा यहाँ पर, इसका एक सिरा यहाँ पर, और इस कॉइल का एक सिरा इस सेगमेंट पे, इस सेगमेंट पे। इस सेगमेंट का नाम दे दीजिए S1 और इसका नाम S2। इस कॉइल का नाम दे दीजिए A, B और C। और फिर आप जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यहां से दिखा दीजिए DOR, यानी कि घुमाव की दिशा। इसके बाद कार्बन ब्रश लगा दीजिए। कार्बन ब्रश चलो हम यहीं पर S1 पर लगा रहे हैं। मतलब तीन फिगर हमने बनाया था, प्रथम द्वितीय तृतीय तीसरा फिगर बना रहे हैं डायरेक्ट। ये कार्बन ब्रश लग गया। ब्रश का नाम हमने रखा था Q। अब अगर पीछे का क्लास का अगर कम्यूटेशन जो समझाया हूं उसको याद होगा आपको, तो ये जो अवस्था है ये शॉर्ट सर्किट के बाद है। शॉर्ट सर्किट के बाद
शॉर्ट सर्किट के बाद की अवस्था का ये फिगर है। तो शॉर्ट सर्किट के पहले क्या होता है, ये जो ब्रश होता है केवल S2 के संपर्क में रहता है। फिर शॉर्ट सर्किट के दौरान S1 S2 दोनों के संपर्क में हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के बाद फिर S1 के केवल संपर्क में हो जाता है। तो प्रथम अवस्था में इस ब्रश को जब केवल S2 के संपर्क में रहता है तो विद्युत धारा कॉइल B से मिलती है। शॉर्ट सर्किट के दौरान कॉइल B शॉर्ट हो जाती है तो विद्युत धारा मिलती ही नहीं है। कॉइल B से ब्रश को विद्युत धारा नहीं मिलती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है क्योंकि कॉइल B। और फिर जब ब्रश केवल S1 सेगमेंट के संपर्क में आ जाता है तो कॉइल B से फिर धारा मिलती है। यानी कि शॉर्ट सर्किट के पहले कॉइल B में विद्युत धारा का प्रवाह इस डायरेक्शन में रहता है। अगर कुछ समझने में दिक्कत होगी तो पिछली क्लास को अटेंड कर लीजिएगा जिसमें हमने कम्यूटेशन को समझाया है, तो पूर्णतः समझ में आ जाएगा। शॉर्ट सर्किट के पहले इस कॉइल B में विद्युत धारा का प्रवाह क्या है, क्लॉकवाइज है। ऐसे विद्युत धारा ऐसे आया, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे। शॉर्ट सर्किट के बाद कॉइल B में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा ये हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज। और यह सब कार्य बहुत ही तीव्र गति से होता है क्योंकि ये कम्यूटेटर बहुत तेजी से घूमता रहता है। तो थोड़ी मतलब कॉइल B में विद्युत धारा प्रवाह क्लॉकवाइज हो रहा है, अगले ही क्षण 0 हो गया, फिर अगले ही क्षण एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तब क्या होगा, कॉइल B में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन बड़ी तीव्रता के साथ हो रहा है, कभी क्लॉकवाइज फिर 0, कभी एंटी क्लॉकवाइज। तो तीव्रता के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, जितनी तीव्रता से कॉइल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होगा उतना ही अधिक स्पार्किंग होगी, यानी कि कम्यूटेशन उतना ही अधिक होगा। अगर हम कॉइल B में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन को थोड़ा धीरे धीरे करा दें, कॉइल B में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन यदि धीरे धीरे होने लगे तो क्या होगा, कम्यूटेशन भी धीरे धीरे होगा फिर, यानी कि जो स्पार्किंग हो रही है वो कम हो जाएगी। तो कॉइल B में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन धीरे धीरे कैसे होगा भाई, कॉइल B में विद्युत धारा क्लॉकवाइज है, फिर 0 हुई, तुरंत फिर एंटी क्लॉकवाइज हुई, क्योंकि कम्यूटेटर तो तीव्रता के साथ घूम रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कार्बन ब्रश जो लगा रहे हैं इसका रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। कार्बन ब्रश का रेजिस्टेंस बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि ऐसा ब्रश का प्रयोग कर रहे हैं हम जिसका रेजिस्टेंस अधिक हो। यदि ब्रश का रेजिस्टेंस अधिक होगा तब क्या होगा भाई, इसी ब्रश की वजह से ही इस कॉइल में धारा बह रही है, ब्रश ही लोड से जुड़ा हुआ है। अगर ब्रश हटा लूंगा तो यह कॉइल ओपन हो जाएगी, फिर विद्युत वाहक बल तो पैदा होगा लेकिन धारा का प्रवाह नहीं होगा फिर उस कंडीशन में। तो ब्रश का अगर रेजिस्टेंस मैं ज्यादा कर दूंगा तो क्या होगा भाई, इसी ब्रश के माध्यम से धारा बहेगी, तो क्लॉकवाइज इस कॉइल में धारा बही क्लॉकवाइज, अगले ही क्षण फिर 0 हुई, फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। लेकिन ब्रश का रेजिस्टेंस हाई है तो धारा धीरे धीरे बहेगी, तो धारा फिर धीरे धीरे 0 भी होगी, फिर धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो यानी कि कॉइल B में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन जो तीव्रता से हो रहा था अब वह धीरे धीरे होने लगा, अधिक प्रतिरोध की वजह से, क्योंकि ब्रश हमने अधिक प्रतिरोध का ब्रश लगा दिया। अब इसी ब्रश के माध्यम से धारा बह रही है, फिर से समझिए बात को, इसी ब्रश के माध्यम से धारा बह रही है इस कॉइल में। अब ब्रश के माध्यम धारा बही तो क्लॉकवाइज एक बार बही, फिर ब्रश का रेजिस्टेंस हाई है तो फिर 0 होने में धीरे धीरे 0 होगी, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज तुरंत बहुत तीव्र करंट नहीं बह जाएगी, करंट बहेगी लेकिन अधिक मात्रा की करंट नहीं बहेगी, जिसके कारण क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन धीरे धीरे होगा, स्मूथ होगा। तो हमारा जो रफ कम्यूटेशन है वह स्मूथ कम्यूटेशन में परिवर्तित हो जाएगा और स्पार्किंग थोड़ा सा कम हो जाएगी। जो स्पार्किंग यहाँ पर स्पार्किंग आ जा रही है, जब ब्रश हमारा S2 से S1 पर आएगा तो जो स्पार्किंग आ रही है स्पार्किंग कम हो जाती है।
तो कुल मिला के हमको क्या करना है, स्पार्किंग कम करने के लिए आर्मेचर कॉइल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन जो हो रहा है वह तीव्रता से ना होकर के अगर धीरे धीरे होगा तो हमारा कम्यूटेशन कम हो जाएगा, यानी कि स्पार्किंग घट जाएगी। तो उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रश के प्रयोग से तो इसके बारे में 4 लाइन लिख दे रहा हूं। उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रश के प्रयोग से आर्मेचर कॉइल में उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रश के प्रयोग से आर्मेचर कॉइल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जिसके कारण रफ कम्यूटेशन स्मूथ कम्यूटेशन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गया उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रश के प्रयोग से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसको फिर मिटाता हूं, दूसरा पॉइंट लिखता हूं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रतिरोध तार का प्रयोग करके स्पार्किंग का निवारण क्या होगा। दूसरा पॉइंट होगा प्रतिरोध तार का प्रयोग करके स्पार्किंग को कम कर सकते हैं। प्रतिरोध तार का प्रयोग करके
एक से ये सेगमेंट हमने बांट दिया। इसके बाद ये कॉइल हो गई। फिगर वही बनाना है, फिर से मिटाना नहीं चाहिए था, गलती किए मिटा दिए। कॉइल ए, कॉइल बी, कॉइल सी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और हमारा ब्रश, ये सेगमेंट S1, ये सेगमेंट S2, और ये ब्रश। ब्रश क्यू, ये हो गई बात। अब इसमें क्या बोल रहा है, हेडिंग को पढ़िए। प्रतिरोध तार का प्रयोग करके कहाँ लगाएंगे प्रतिरोध तार? ये जो कॉइल बी है, इसी में सारा मामला, इसी कॉइल बी को लेकर के मैं केंद्र मान के समझा रहा हूं आपको। यही काम सारी कॉइलों में होगा, लेकिन यहाँ पर अभी हम कॉइल बी को केंद्र मान के कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद यही काम कॉइल ए में होगा, यही काम कॉइल सी में होगा। इस तरह से सारी कॉइलें एक बार शॉर्ट होंगी, तो सारी कॉइलों में विद्युत धारा प्रवाह जो है वो परिवर्तित होगा। सारी कॉइलों में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होगा जब वो शॉर्ट होगी। तो शॉर्ट सर्किट के पहले, शॉर्ट सर्किट के दौरान, फिर शॉर्ट सर्किट के बाद। तो यहाँ पर क्योंकि समझाने के लिए हम 3 कॉइलें लिए हैं और बीच वाली कॉइल को शॉर्ट करा के आपको समझा रहे हैं। तो इसी कॉइल बी में थोड़ी देर पहले विद्युत धारा का प्रवाह क्लॉकवाइज था, फिर थोड़ी देर बाद जब शॉर्ट हो गया कॉइल बी तो 0 हो गया। फिर शॉर्ट सर्किट के बाद कॉइल बी में विद्युत धारा का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तब विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन तीव्रता के साथ हो रहा है, क्योंकि कम्यूटेटर बहुत तेजी के साथ गति कर रहा है। तो हमको क्या करना है, विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन को थोड़ा धीरे धीरे कराना है। धीरे धीरे कराने के लिए इसके पहले वाले मेथड में हमने उच्च प्रतिरोध का कार्बन ब्रश लगा दिया। दूसरे मेथड में आप क्या कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस लगा दीजिए। कॉइल बी के श्रेणी क्रम में, माने जितनी कॉइलें हैं सबके आर्मेचर कॉइलों के श्रेणी क्रम में, टर्मिनल और आर्मेचर कॉइलों के बीच में, यानी कि यहाँ कहीं पर आप रेजिस्टेंस दे दीजिए। ऐसे रेजिस्टेंस दे दीजिए, यहाँ कहीं पर आप रेजिस्टेंस दे दीजिए इस तरह से। तब रेजिस्टेंस लगने से क्या होगा कि इस कॉइल में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। शॉर्ट सर्किट के पहले, शॉर्ट सर्किट के दौरान विद्युत धारा का प्रवाह 0, फिर शॉर्ट सर्किट के बाद विद्युत धारा का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज। तो रेजिस्टेंस लगा होने से विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन तीव्रता से नहीं हो पाएगा। एक बार इधर बह रहा है तो ठीक है 0 होगा, फिर इधर को बहेगा तो तेजी के साथ परिवर्तित नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो धारा को रोकता है। तो धारा को अधिक मान की धारा नहीं बहने देगा, साथ ही धारा का दिशा परिवर्तन तीव्रता के साथ नहीं हो पाएगा। तो जिसके कारण हमारा रफ कम्यूटेशन जो है वो स्मूथ कम्यूटेशन में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह थी इसकी थ्योरी, यानी कि आर्मेचर कॉइल टर्मिनल के, आर्मेचर कॉइल, ये जो आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल टर्मिनल के श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस लगा करके रफ कम्यूटेशन को स्मूथ कम्यूटेशन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसको यहां लिख दे रहा हूं। आर्मेचर कॉइल टर्मिनल के श्रेणी क्रम में, तो आर्मेचर कॉइल टर्मिनल के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध तार का प्रयोग करके रफ कम्यूटेशन को स्मूथ कम्यूटेशन में
परिवर्तित किया जा सकता है। ये हो गया पूरा बात। इसके बाद एक मेथड और बचता है जिसे हम बोलते हैं इंटरपोल मेथड। इंटरपोल मेथड मिटा दे रहे हैं इसको। इंटरपोल मेथड वही स्पार्किंग को हमने हेडिंग मिटा दिया। स्पार्किंग को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? तीसरा मेथड क्या होगा? इंटरपोल मेथड। इंटरपोल मेथड हिंदी में इसको लिखेंगे हम इंटरपोल विधि। तो नेक्स्ट मेथड हमारा है इंटरपोल मेथड। इंटरपोल क्या होते हैं? मेन फील्ड पोल के बीच में स्थापित किए गए छोटे छोटे पोल इंटरपोल कहलाते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दैट ये जनरेटर की बॉडी है और ये हमारा मेन फील्ड पोल है। ये हमारा मेन फील्ड पोल है। तो ये कैसे रहता है? यन फिर यस फिर यन फिर यस, इस तरह से इसकी पोलरिटी रखी जाती है। तो मेन फील्ड पोल के बीच में स्थापित किए गए छोटे छोटे पोल इंटरपोल कहलाते हैं। यहाँ पर दो फील्ड पोलों के बीच में एक छोटा पोल लगाया जाएगा, दो मेन पोलों के बीच में एक छोटा पोल लगाया जाएगा जिसे हम बोलेंगे इंटरपोल। यहाँ पर भी एक छोटा पोल लगा देंगे, इसको हम बोलेंगे इंटरपोल। इस तरह से ये हमारा इंटरपोल हो जाएगा। इंटरपोल। तो इंटरपोल के प्रयोग से भी कम्यूटेशन को कम किया जा सकता है, रफ कम्यूटेशन को स्मूथ कम्यूटेशन में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इंटरपोल मेथड जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यह बहुतों ही बार पूछा गया है, इंटरपोल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तब आप बताएंगे कम्यूटेशन को दूर करने के लिए इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि इंटरपोल की जो ध्रुवता होती है वह किस तरह से होती है? तो इंटरपोल की जो ध्रुवता होती है वह आगे आने वाले पोल के समान रखी जाती है। इंटरपोल की ध्रुवता आगे आने वाले पोल के समान रखी जाती है। जैसे कि ये यन है, फिर ये हमारा इंटरपोल हो जाएगा। तो इंटरपोल की ध्रुवता क्या होगी? आगे आने वाला पोल। इसके आगे आने वाला पोल क्या है? यस है, तो इसकी ध्रुवता यस हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ इंटरपोल है, इसके आगे आने वाला पोल क्या है? यन है, तो इसकी ध्रुवता क्या हो जाएगी? यन हो जाएगी। फिर ये यन है, तो इसके आगे ये इंटरपोल है, इसके आगे आने वाला पोल यस है, तो इसकी पोलरिटी भी यस हो जाएगी। ये इंटरपोल है, इसके आगे आने वाला पोल यन है, तो इसकी पोलरिटी यन हो जाएगी।
तो ये अभी आपको ध्यान में रखना है कि इंटरपोल की जो ध्रुवता होती है वह आर्मेचर की घुमाव दिशा में आगे आने वाले मेन पोल के समान रखी जाती है। इस तरह से आर्मेचर घूम रहा है तो आर्मेचर की घुमाव दिशा में आगे आने वाला पोल इसके आगे आने वाले पोल के समान इसकी ध्रुवता रखी जाती है। और एक बात ध्यान में रखना है कि इंटरपोल की जो संख्या होती है वह मेन फील्ड पोल के समान ही होगी। अगर इस जनरेटर में 4 मेन फील्ड पोल हैं, 1 2 3 4, तो इंटरपोल भी 4 ही लगाए जाएंगे। तो इंटरपोल की जो कार्य प्रणाली है उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। इस क्लास के लिए अब टाइम नहीं बचा है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इंटरपोल की कार्य प्रणाली समझाएंगे कि किस तरह से इंटरपोल कम्यूटेशन को कम कर देता है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलेंगे लॉसेज ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो क्षतियां होती हैं वो पढ़ाएंगे, इंटरपोल का कार्य प्रणाली समझाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए आप सबका वेरी वेरी थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाने में आप सब सहयोग करें। बेस्ट ऑफ लक।